गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपकी वर्कशीट नंबर 87, डेट है 15 फरवरी 2022। आज आपकी वर्कशीट लोकतांत्रिक राजनीति की पाठ 4 संस्थाओं के कामकाज से ली गई है। आज की वर्कशीट में हम नीतिगत फैसलों की प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। ये हमारी रिवीजन वर्कशीट है, ये पहले भी आपकी हो चुकी है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। हमारे देश में राष्ट्रीय स्तर पर सरकार को केंद्र या संघ की सरकार कहा जाता है और केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण फैसलों में मुख्य भूमिका निभाने वाली संस्था होती है। तो बेटा ये आपको पता है कि लोकतंत्र में जो कार्य चलता है वो संस्थाओं के द्वारा चलता है। जो राष्ट्रीय स्तर मतलब जो पूरे देश की सरकार होती है उसको हम केंद्र सरकार या संघीय सरकार भी कहते हैं। और केंद्र सरकार या संघीय सरकार ही जो देश के महत्वपूर्ण फैसले होते हैं वो उनमें मुख्य भूमिका केंद्र सरकार की ही होती है। तो एक लोकतांत्रिक देश में संस्थाएं 3 प्रकार की होती हैं। पहली संस्था का नाम होता है विधायिका, विधि मतलब लॉ, कानून बनाने वाली संस्था। दूसरी संस्था का नाम होता है कार्यपालिका, कार्यपालिका मतलब वर्किंग, जो कानून का पालन कराने वाली संस्था होती है, जो कार्य करती है इसके ऊपर। और तीसरी संस्था का नाम होता है न्यायपालिका मतलब जस्टिस, न्याय, जो कानून को सही समीक्षा करने वाली संस्था होती है। इस प्रकार से 3 संस्थाएं ही हमारी लोकतंत्र का स्तंभ होती हैं, जिससे लोकतंत्र की शासन व्यवस्था चलती है। इसके बाद बेटा आपका आता है राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता। अभी हमारी जो 3 संस्थाएं हैं इनकी हमें आवश्यकता क्यों है, इसके बारे में हम जानेंगे। क्योंकि पता है बेटा कि लोकतंत्र में शासन जनता के द्वारा होता है। तो अब लोकतंत्र में शासन को चलाने के लिए नियमों, कानूनों आदि को प्रारूप लागू करना, उस प्रारूप बनाना, ये सब जिम्मेदारी संस्थाओं पर, राजनीतिक संस्थाओं पर ही होती है। इसके अलावा बेटा राजनीतिक संस्थाएं सरकार, जिसको हम सरकारी बोल सकते हैं, नागरिकों की सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं आदि मुहैया कराने की जिम्मेदारी होती है। वह कर टैक्स इकट्ठा करके सेना, पुलिस तथा विकास कार्यों पर खर्च करती है। इस तरह के कामों को विभिन्न संस्थाओं द्वारा किया जाता है ताकि लोकतंत्र ठीक से काम कर सके, बड़े फैसले लेने में देश के सभी प्रमुख अधिकारी शामिल हो सके। तो हमने जाना बेटा इन संस्थाओं की आवश्यकता के बारे में। मैंने बताया पहला आपको कि नियमों और का प्रारूप बनाने के लिए, उन्हें लागू कराने के लिए एक शासन, इसलिए इनकी व्यवस्था होती है। इसके अलावा नागरिकों की सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि की जिम्मेदारी भी सरकार की होती है। इसके लिए वो करती क्या है बेटा, टैक्स इकट्ठा करके उनको प्रशासन पर, रक्षा पर और देश के विकास कार्यों पर खर्च करती है। इसके बाद बेटा आता है हमारा इन संस्थाओं में निर्णय लेने वाले प्रमुख पदाधिकारी कौन कौन से हैं। तो बेटा आपको पता है हमारे यहाँ प्रमुख जो है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और संसद होते हैं, जो प्रमुख निर्णय लेने वाले होते हैं। राष्ट्रपति औपचारिक रूप से देश के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं। प्रधानमंत्री सरकार की ओर से अधिकांश अधिकारों का इस्तेमाल करता है तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति से सिफारिश करता है। इसका अर्थ है मतलब कि प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। संसद राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। जो संसद है बेटा, संसद के 3 अंग हैं हमारे, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। राष्ट्रपति दोनों सदनों के का सदस्य नहीं होता, फिर भी संसद के फैसले इनकी मंजूरी के बाद ही लागू होते हैं। इसके बाद बेटा हमारा अगला जो है वो पॉइंट है लोकसभा और राज्यसभा में अंतर। तो बेटा लोकसभा और राज्यसभा में अंतर में मैंने इसका अंतर बेटा आंसर में लिखे हुए हैं कुछ ज़्यादा। इसके अलावा जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि लोकसभा राज्यसभा की तुलना में क्यों अधिक शक्तिशाली है, तो वो आपको बेटा ये 3 पॉइंट दिए हुए हैं, ये आपको बताने होंगे कि लोकसभा राज्यसभा से किन मामलों में शक्तिशाली है। तो पहला मामला जो है बेटा कि कोई भी सामान्य कानून पारित करने के लिए दोनों सदनों के बीच अगर कोई मतभेद होता है तो उसके लिए
संयुक्त अधिवेशन के द्वारा उसका फैसला होता है। तो संयुक्त अधिवेशन में अगर आप देखेंगे तो दोनों सदनों के सदस्यों को इकट्ठा बैठाकर वोटिंग कराई जाती है। अगर इसमें आप देखेंगे तो लोकसभा की जो सदस्य संख्या है वो अधिक होती है। इस कारण से जो लोकसभा का फैसला है वही मान्य होने की संभावना अधिक रहती है। दूसरा जो बेटा वो है धन के मामले में, पैसे के मामले में, जिसको हम धन विधेयक बोलते हैं। यदि लोकसभा को पैसे के मामले में, धन विधेयक के मामले में ज़्यादा अधिकार है, लोकसभा द्वारा पारित बजट या धन विधेयक राज्यसभा उसको जो कानून पारित हो गया है उसको खारिज नहीं कर सकती है, केवल वो देरी कर सकती है, वो भी केवल 14 दिनों तक अपने पास रख सकती है और अधिक से अधिक वो उसके ऊपर सुझाव या परामर्श दे सकती है। ये लोकसभा को अधिकार है कि वो उन सुझावों को माने या ना माने। इस प्रकार से लोकसभा राज्यसभा से अधिक शक्तिशाली है। तीसरा जो पॉइंट आता है बेटा वो यह है कि लोकसभा जो है वो मंत्री परिषद को नियंत्रित करती है, अर्थात वही व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता हो, अर्थात जिसको लोकसभा से बहुमत प्राप्त हो। यदि लोकसभा के आधे से अधिक सदस्य ये कह दें कि उनको मंत्री परिषद पर विश्वास नहीं है तो प्रधानमंत्री सहित सभी मंत्रियों को पद छोड़ना पड़ेगा, जबकि राज्यसभा को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। तो इन तीन मामलों में लोकसभा राज्यसभा से अधिक शक्तिशाली है। तो इसके नीचे बेटा देखेंगे हम 3 क्वेश्चन दिए हैं, इन क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है आपका बेटा वह है कि देश की केंद्र सरकार से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख संस्थाओं के नाम बताइए। तो बेटा देश की केंद्र सरकार या संघीय सरकार का अर्थ है जो सरकार राष्ट्रीय स्तर पर सरकार, जो हमारे पूरे देश की सरकार होती है उसको हम केंद्र सरकार या संघ की सरकार कहा जाता है। केंद्र सरकार देश के महत्वपूर्ण फैसलों में मुख्य भूमिका निभाती है। इसकी 3 संस्थाएं होती हैं हमारे देश में, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इसके बाद अगला क्वेश्चन है बेटा हमें राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता क्यों है। तो बेटा राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि देश के लिए नियमों का प्रारूप बनाने में, उसे लागू कराने में, उसे आगे जारी रखने में, एक देश के लोकतंत्र की सफलता के लिए इन संस्थाओं की आवश्यकता होती है। सरकार नागरिकों की सुरक्षा, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं आदि मुहैया कराने की जिम्मेदारी होती है सरकार पर। इसके अलावा सरकार बेटा कर वसूलती है और इस कर को, जो इकट्ठे हुए पैसे को प्रशासन पर, रक्षा पर और देश के विकास कार्यों पर खर्च करती है। इसके अलावा बेटा सरकार जो होती है वो विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं या कार्यक्रम बनाती है, उन्हें लागू करती है। इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो राजनीतिक संस्थाएं लोकतंत्र की सफलता के लिए बहुत आवश्यक हैं। इसके बाद बेटा आपका अगला क्वेश्चन जो है वह है राजनीतिक संस्थाओं के प्रमुख निर्णय लेने में कौन कौन अपनी मुख्य भूमिका निभाते हैं। तो बेटा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और संसद ये संस्थाओं के प्रमुख निर्णय लेने में अपनी प्रमुख भूमिका निभाते हैं। इसके बाद बेटा आपका आता है लोकसभा और राज्यसभा में क्या अंतर है। तो बेटा इसको मैंने डिटेल से बताया है, थोड़ा सा ये पूरी डिटेल में थोड़ा सा पॉइंट ज़्यादा है, फिर भी आप इनको याद कर लीजिएगा, आपको आगे तक दिक्कत नहीं होगी। तो बेटा लोकसभा को लोअर हाउस कहते हैं या इसको हिंदी में निचला सदन भी बोलते हैं, जबकि राज्यसभा को अपर हाउस या उच्च सदन कहते हैं। पर ये इनके नाम है बेटा, इसका मतलब ये नहीं कि ये उच्च है और ये लोअर है, ये नाम से बोला जाता है। इसके बाद बेटा लोकसभा में जो सदस्य होते हैं वो आम जनता द्वारा मतदान, वोटिंग के द्वारा चुने जाते हैं, जबकि राज्यसभा में सदस्य जो होते हैं वो विधानसभा के सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं। लोकसभा का जो बेटा कार्यकाल होता है वो अधिकतम 5 साल का होता है। 5 साल बाद लोकसभा भंग हो जाती है और फिर नई लोकसभा का गठन होता है। जबकि बेटा राज्यसभा जो एक स्थायी सदन है ये कभी भंग नहीं होती। इसमें जो इसके 1/3 सदस्य होते हैं वो रिटायर हो जाते हैं और इसका कार्यकाल बेटा अधिकतम 6 साल का होता है। बेटा अब इसकी सदस्य संख्या देखेंगे। लोकसभा में जो सदस्य संख्या है वो अधिकतम 552 हो सकती है,
पर वर्तमान में इसके जो अभी सदस्य हैं 545 हैं। इसमें मैंने आपको बताया था कि 543 पर तो चुनाव होता है और प्लस 2 जो सीटें होती हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होती हैं, चुनी जाती हैं। इसी प्रकार से राज्यसभा की जो अधिकतम सदस्य संख्या है वो 250 है। इसके अंदर जो बेटा अभी वर्तमान संख्या है वो 245 है। 245 में बेटा 12 सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं, जो विभिन्न श्रेणियों से जैसे कला, संस्कृति आदि से जुड़े होते हैं। इसके बाद बेटा आपका अगला जो क्वेश्चन है, वो अगला जो अंतर है वो यह है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मेन जो अंतर है वो यह है, आपके 3 अंतर मेन है। पहला अंतर है कि किसी भी सामान्य कानून को पारित करने के लिए दोनों सदनों की से वो कानून पास होना चाहिए सामान्य बहुमत के द्वारा, परंतु यदि दोनों सदनों के बीच किसी चीज़ पर मतभेद है तो अंतिम जो निर्णय होता है वो संयुक्त अधिवेशन के द्वारा किया जाता है, तो जिसमें दोनों सदनों के सदस्य इकट्ठे बैठते हैं और फिर वोटिंग के द्वारा उसका चुनाव किया जाता है। इस कारण अगर आप देखेंगे तो लोकसभा के जो मेंबर हैं वो ज़्यादा होते हैं, तो इनके इस कारण से लोकसभा के ही फैसले को प्रमुखता या प्राथमिकता मिलनी अधिक संभावना अधिक होती है। इसी प्रकार अगर आप देखेंगे तो धन विधेयक के मामले में, पैसों के मामलों में ज़्यादा अधिकार लोकसभा को है। लोकसभा जब सरकार का बजट या धन का संबंधित कोई भी कानून पारित करती है तो राज्यसभा उसको खारिज नहीं कर सकती है, केवल उसको 14 दिन के लिए देरी कर सकती है और उस पर अधिक से अधिक संशोधन करने के लिए सुझाव या परामर्श दे सकती है। ये लोकसभा का अधिकार है वह कि उन सुझावों को माने या ना माने। और तीसरा जो मेन अंतर है बेटा लोकसभा राज्यसभा के अंदर, वो यह है कि लोकसभा मंत्रिपरिषद को नियंत्रित करती है। केवल वही व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है जिसको लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो। इस प्रकार बेटा ये थी आपकी वर्कशीट।